Welcome back, friends. New scheme of levy under composition scheme. ठीक है, न्यू स्कीम ऑफ कंपोजिशन सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A याद रहे, वेल एंड गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको मॉड्यूल में से गो थ्रू नहीं करना है, लॉ में करने उसको पॉइंट्स में नहीं लिखा, इन्होंने पूरा का पूरा जो बेयर एक्ट है बेटा वो छाप दिया है. ठीक है, तो आपको बस ध्यान क्या रखना है समझिएगा. मुझे एक कंपैरिजन कराने दीजिए पहले. गुड्स या गुड्स प्लस सर्विसेज दोनों के केस में जो हमने पढ़ी ओल्ड स्कीम, वहां पर टर्नओवर होता था 1.5 करोड़ या 75 लाख रुपीस. अगर लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है और 8 स्टेट्स में 75 लाख से ज्यादा नहीं है, तो करंट ईयर में सप्लायर ऑफ गुड्स या गुड्स प्लस सर्विसेज कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है. ठीक है, पुरानी स्कीम में केवल एक ही प्योर सर्विस प्रोवाइडर था, वो था रेस्टोरेंट सर्विस ओनर. उसके अलावा अगर आप सिर्फ सर्विस में डील करते हैं तो पुरानी स्कीम में आपकी कोई जगह नहीं थी. मगर फाइनेंस एक्ट 2020 में नई स्कीम इंट्रोड्यूस की गई कंपोजिशन की, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A. और यहां पर कहा गया अगर आप पुरानी स्कीम में फॉल नहीं करते तो आप नई स्कीम में आ सकते हैं. पहला, अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करता तो आप करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं. एक काम करो, इसको ना मॉड्यूल की जगह ना एक बार राइट डाउन करो, इसको बेटा नोट में लिख लीजिए. यहां पर इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि मॉड्यूल में काफी डिटेल में दिया गया है, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है. सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A, दोबारा बोल रहा हूं, याद रहे, वेल एंड गुड, नहीं तो छोड़ दो. न्यू composition scheme for service providers. ठीक है, other than restaurant services. तो if person is not covered in old scheme, then he can opt new scheme. पहली बात तो देखना, इफ इज नॉट कवर्ड, ऐसे नहीं जिस व्यक्ति को स्पेसिफिकली कंपोजिशन से बाहर रखना चाहते हैं, जैसे कैजुअल ट्रेडर हैं बेटा, उनके ऊपर कंपोजिशन स्कीम देना ही नहीं चाहते हैं. तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यू scheme covers service providers only. ये वो व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज में डील करते हैं. ठीक है, ऐसे व्यक्ति नहीं जिनको बाहर रखा गया था. ठीक है, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके माइंड में आए सर देखो ये व्यक्ति भी तो ऐसे हैं जिन्हें पुरानी स्कीम में कवर नहीं किया गया था. भैया ये वो व्यक्ति हैं जिनको हम कंपोजिशन देना ही नहीं चाहते. तो दोबारा समझिएगा, नई स्कीम केवल ऐसे लोगों के लिए है जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और जिन्हें कंपोजिशन स्कीम से बाहर रखने का गवर्नमेंट का इरादा नहीं है. ठीक है, अब यहां पर कब ले सकता है? इफ एग्रीगेट टर्नओवर. ठीक है, एग्रीगेट ही है यहां पर भी. यस, if aggregate turnover of last year does not exceed 50 lakh rupees, supplier can opt composition scheme. बस इतना याद रखो बेटा. ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर
जो प्योर सर्विस प्रोवाइडर है वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A मतलब न्यू स्कीम में फॉल करता है। और अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 50 लाख को क्रॉस नहीं करता, और यहाँ पर 50 लाख है, चाहे आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में है या नॉर्मल में, ठीक है, यहाँ सभी के लिए 50 लाख है। गुड्स या गुड्स प्लस सर्विसेज के केस में या रेस्टोरेंट के केस में कितना था, 1.5 करोड़, और 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट में था 75 लाख। यहाँ पर सिंगल है 50 लाख, ठीक है। रेट 3% CGST प्लस 3% SGST या कहें UTGST, तो टोटल हो गया बेटा 6% ऑफ टोटल टर्नओवर। अब यहां पर मजेदार चीज है, टोटल टर्नओवर यहां टोटल है। मैन्युफैक्चर के केस में पुराने स्कीम में टोटल था, रेस्टोरेंट के केस में टोटल था, ट्रेडर के केस में टैक्सेबल था, यहां पर भी क्या है, टोटल। तो अगर सर्विस प्रोवाइडर ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है जो एग्जाम्प्ट है, इवन देन उसके ऊपर उसे जीएसटी पे करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सिर्फ वो जो टैक्सेबल टर्नओवर वाला बेनिफिट है वो ट्रेडर के ऊपर है पुरानी स्कीम में, बस इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर वही व्यक्ति जो पुराने स्कीम में बाहर किए गए थे, अगर आप कैजुअल ट्रेडर हैं, अगर आप नॉन रेजिडेंट ट्रेडर हैं, अगर आप दूसरी स्टेट में डील कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी की सारी कंडीशंस आपके पास थी, वो सारी कंडीशंस यहाँ भी करनी है। तो नई स्कीम में केवल ये दो ही चीजें याद रखो, इनके ऊपर बेटा आपका एमसीक्यू बनेगा कि लिमिट कितनी है, 50 लाख रुपए लास्ट ईयर टर्नओवर, और दूसरा रेट कितना है, 3% CGST 3% SGST इक्वल टू 6% टोटल टर्नओवर। डिटेल में भाई प्रोफेशनल में जाके पढ़ना, अभी इससे ज्यादा नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है बच्चे। फर्दर इसके बाद जो आपको दिया गया है इसको बिल्कुल गो थ्रू कर दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा, करने की जरूरत नहीं है, ये सारा मैंने करा दिया है। पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, यहां तक पढ़ लीजिएगा, इसको छोड़ दो, इसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सारा गो छोड़ दो। इलिस्ट्रेशन 1 काट दीजिए, ये डिस्क्रिप्टिव पर्पस के लिए दिया गया है, पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद इमीडिएटली भूल जाना है, एग्जाम तक कैरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो 2 पेजेस हैं इनमें से सिर्फ इतना ही याद रखना है जितना मैंने यहाँ पर आपको नोट डाउन करवाया है, ओके। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे, कंपोजिशन स्कीम के रूल्स। सर कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जिनको आपको ध्यान, रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होगा, और यहाँ पर भी जो आपको स्टार्ट करना है वो यहाँ से करें, रूल नंबर 3 से। इससे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है इसको स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसे। इंटीमेशन ऑफ कंपोजिशन स्कीम, अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस नहीं करता है, वो स्पेसिफाइड लिमिट 3 हो चुकी है, ओल्ड स्कीम में 75 लाख 1.5 करोड़, न्यू स्कीम में 50 लाख रुपीस, ठीक है। अगर आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस नहीं करता है तो आप करंट ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब द थिंग इज, अगर आप एग्जिस्टिंग मतलब अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, ठीक है, तो आपको बेटा स्कीम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और आपकी जो स्कीम होगी वो नए फाइनेंशियल ईयर के 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, ठीक है। बट मान लीजिए आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आप डायरेक्टली कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बताना होगा कि सर मैं डायरेक्टली कंपोजिशन स्कीम में फॉल करना चाहता हूं। तो उसको याद रखिएगा, अगर एक एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड सप्लायर कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है तो बेटा वो कंपोजिशन स्कीम में साल के बीच में नहीं जा सकता, जब नया साल शुरू होगा तो वो 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करेगा इस साल के लिए, फिर अगले साल कर सकता है, उसके अगले साल कर सकता है, उसको ये इंटीमेट करना होगा। बट अगर एक नया व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड हो रहा है, मान लीजिए वो नया व्यक्ति जुलाई में रजिस्टर्ड हो रहा है, तो वो जुलाई से कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करेगा, ठीक है। हाँ, अगले साल उसकी कंपोजिशन स्कीम 1 तारीख से शुरू होगी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, इसी के बारे में बताया गया है। पॉइंट नंबर 1 काट दीजिए, इसका अब यूज नहीं है, ये तब यूजफुल था जब पुराने सर्विस टैक्स से, वैट से हम ट्रांजिस्ट कर रहे थे न्यू जीएसटी में, तो अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। तो डायरेक्टली बात करते हैं पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। पॉइंट 1 अब काम का नहीं है बेटा। पॉइंट 2, एनी पर्सन हु अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब हम बात कर रहे हैं बच्चे, हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, हम यहां पर बात कर रहे हैं न्यू सप्लायर की, ठीक है। हम बात करें न्यू सप्लायर की हु इज अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन, तो एनी पर्सन हु अप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, सप्लाइज फॉर रजिस्ट्रेशन may give an option to pay tax under section 10, ठीक है, उसके फॉर्म भरना होगा ये, which shall be considered as intimation to pay tax under the said section। जब
एक डीलर, जब एक सप्लायर जीएसटी के कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट करना चाहता है, ठीक है, ऑप्ट करता है, तो उसको इंटीमेट करना होता है। तो यहाँ पर कहा गया है जब एक न्यू सप्लायर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा तो वो साथ में फॉर्म भरेगा, फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन बी, ये तो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है। इसके पार्ट बी में वो ये बता देगा कि सर मैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो अप्लाई कर रहा हूँ और साथ में मैं इमीडिएटली कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करूंगा। तो वही इंटीमेशन मानी जाएगी, मतलब माना जाएगा जो सप्लायर है उसने डिपार्टमेंट को बता दिया सर मैं कंपोजिशन स्कीम लेने जा रहा हूं। एनी रजिस्टर्ड पर्सन, हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड सप्लायर की, जो ऑलरेडी जीएसटी में कवर है, वो पिछले साल नॉर्मल स्कीम में था, वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ऑप्ट टू पे tax under section 10 shall electronically file an intimation in form GST CMP 2 duly signed and verified through electronic verification code on the common portal। तो अगर एक एग्जिस्टिंग डीलर जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करना चाहता है तो उसको पहले बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, सर मैं अभी नॉर्मल डीलर हूं, अब मैं कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूं, और उसके लिए फॉर्म है ये आपके पास बेटा, ठीक है, इसमें, ठीक है, ये यहां से कहां पढ़ना है, इसको काट दीजिए। Prior to the commencement of the financial year for which the option to pay tax is exercised, इसको काट दीजिए, ठीक है, ऐसे पढ़िए। तो एक रजिस्टर्ड डीलर, अगर एक रजिस्टर्ड डीलर कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है तो नया फाइनेंशियल ईयर होने से पहले उसको, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम शुरू करना चाहता है, जो उसको 1 अप्रैल से ही करनी होगी, उसको मार्च में ये बताना होगा कि सर ये साल खत्म हो रहा है और मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ और 75 लाख और 50 लाख एज द केस में भी उसे क्रॉस नहीं करेगा 31 मार्च तक, मैं अगले साल से कंपोजिशन स्कीम लेऊंगा, ठीक है, उसके लिए उसको इंटीमेट करना पड़ेगा। And shall furnish statement in form GST ITC 3 in accordance with the provision of sub rule 4, ठीक है, ये छोड़ दो आप इसको, ये यहीं तक कर लो, ठीक है, इज एक्सरसाइज्ड, बस इसको यहां तक आपको करना है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया, 2 क्लियर हो गया, नो नो नो, क्लियर है, इंटीमेशन क्लियर है। पहले बात करते हैं एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड सप्लायर नया साल शुरू होने से पहले, मतलब मार्च में डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेगा सर मैं 1 अप्रैल से कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो एग्जिस्टिंग डीलर होता है, एग्जिस्टिंग सप्लायर होता है, वो कंपोजिशन स्कीम 1 अप्रैल से ही शुरू कर सकता है। बट अगर एक नया सप्लायर है तो वो जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा और वो इमीडिएटली कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ही इंटीमेट कर देगा सर मैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे कंपोजिशन स्कीम में फॉलो करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ जो एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड सप्लायर है उसकी कंपोजिशन स्कीम 1 अप्रैल से शुरू होती है, मगर जो न्यू सप्लायर है जब से वो रजिस्टर्ड होगा वो मिड ऑफ द ईयर भी हो सकता है, वहां से उसकी कंपोजिशन स्कीम स्टार्ट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, वैलिडिटी, ओके, इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी, ये वही चीज है जो मैं ऑलरेडी आपको 2-3 बार बता चुका हूं, देखिएगा। The option to pay tax under section 10 shall be effective from the beginning of the financial year where the intimation is filed under sub rule 3 of rule 3। ये था बेटा रूल 3 और ये था सब रूल 3, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट रजिस्टर्ड डीलर। तो रजिस्टर्ड डीलर के लिए कंपोजिशन स्कीम की स्टार्टिंग डेट क्या है, अब दोबारा पढ़ो, द ऑप्शन टू पे अंडर सेक्शन 10 शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वेयर द इंटीमेशन इज फाइल्ड अंडर सब रूल 3 ऑफ रूल 3 एंड अपॉइंट, ये वाला बेकार है, ठीक है। तो इसका मतलब रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कंपोजिशन स्कीम कहां से शुरू होगी, 1 अप्रैल से शुरू होगी। और ये था हमारे पास रूल 3 का सब रूल 2 मतलब न्यू सप्लायर, और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कहां से शुरू होगी, जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है और जब उसको रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। द इंटीमेशन अंडर सब रूल 2 ऑफ रूल 3, वी आर टॉकिंग अबाउट
new dealer who is applied for registration shall be considered only after the grant of registration to the applicant, and his option to pay tax under section 10 shall be effective from the date fixed under रूल 2 और रूल 3 ऑफ रूल 10। मतलब जब उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसमें बताया जाएगा कि भाई आप किस डेट से रजिस्टर्ड हो और किस डेट से आप कंपोजिशन स्कीम में कवर होंगे। तो दोबारा इसको रिलेट कर दीजिएगा। एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड डीलर अप्रैल मंथ शुरू होने से पहले मार्च में अप्लाई करेगा, इंटीमेट करेगा सर मैं जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता हूं, और उसकी कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल कब से होगी, 1 तारीख से 1 अप्रैल से। जो न्यू डीलर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देते हुए ही विल टेल के सर फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन में कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूं, ठीक है। और जिस डेट से उसका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल होगा या जिस डेट से डिपार्टमेंट कहेगा उस डेट से उसकी कंपोजिशन स्कीम शुरू हो जाएगी। वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम, अभी जो कंपोजिशन स्कीम है ये कब तक रहेगी, कब तक रह सकती है, ठीक है। जनरली जो कंपोजिशन स्कीम रहती है वो तब तक रहती है जब तक हमारा सप्लायर खुद बाहर नहीं आता, या जो कंडीशन थी वो उसकी ब्रेक नहीं हो जाती, जिसमें टर्नओवर की कंडीशन भी थी, या फिर वो कुछ कंडीशंस को ब्रेक कर देता है और डिपार्टमेंट खुद उसे कंपोजिशन स्कीम से निकाल देता है, ठीक है। तो क्या होगा आइए देखिए। पॉइंट 2, the person referred to okay the person shall be liable to pay tax under normal rate from the day he ceased to satisfy any of the conditions mentioned in section 10, ठीक है। तो अगर एक कंपोजिशन स्कीम में कवर्ड सप्लायर सेक्शन 10 की कंडीशंस को ब्रेक कर देता है, कंडीशन क्या थी, वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता मगर वो दूसरी स्टेट में गुड सप्लाई कर देता है, ठीक है। डी कंडीशन थी दैट वो रिवर्स चार्ज में कवर नहीं होगा मगर वो ऐसी गुड्स या वो ऐसी सप्लाई इनवर्ट सप्लाई ले लेता है जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। देयर वर सो मेनी कंडीशंस, ठीक है, ओके। और द प्रोविजन ऑफ चैप्टर एंड शैल इशू टैक्स इनवॉइस फॉर, ठीक है, ये यहां से काट दो, एंड शैल इशू टैक्स इनवॉइस फॉर एवरी टैक्सेबल सप्लाई मेड देयर आफ्टर। और एक बार उसके ऊपर से कंपोजिशन स्कीम हट गई, अब उस डेट के बाद वो जितनी भी सप्लाई करेगा उसके लिए उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। इससे पहले वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर रहा था क्योंकि कंपोजिशन स्कीम की मेन कंडीशन थी ही कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। बट अगर एक डीलर सेक्शन 10 में लिखी हुई कंडीशन को ब्रेक कर देता है तो उसी दिन वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर निकल आएगा और उसके बाद वो जितनी भी सप्लाई करेगा उनको उसको टैक्स इनवॉइस इशू करना होगा। मतलब उसके बाद वो जितनी भी सप्लाई करेगा उसके ऊपर उसको नॉर्मल टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। हाँ, अब वो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा तो जो बायर होगा वो अब आईटीसी क्लेम कर पाएगा। He shall also file an intimation for withdrawal from the scheme in form GST CMP 4 within 7 days, ये एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, ऑफ द अकरेंस ऑफ द सच इवेंट। तो अगर एक डीलर कंपोजिशन स्कीम की कंडीशन को ब्रेक कर देता है तो वो इमीडिएटली उससे बाहर आ जाएगा और उसके 7 दिन के अंदर उसे डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा, सर मैंने कंडीशन ब्रेक कर दी है, कंपोजिशन स्कीम अब मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है और अब मैं नॉर्मल जीएसटी टैक्स रेट पे करूंगा। ये 7 डेज के अंदर उसे इंटीमेट करना होगा। ये एमसीक्यू के लिए याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ये था जब कंडीशन ब्रेक हो गई। The registered person who intends to withdraw from the composition scheme। अच्छा, यहाँ कंडीशन में एक और चीज याद रखना, अगर उसका बेटा टर्नओवर क्रॉस कर गया ना करंट ईयर में, देखो लास्ट ईयर का टर्नओवर उस स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, प्लस करंट ईयर में भी उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर करंट ईयर में आपका टर्नओवर, फॉर एग्जांपल एक डीलर का टर्नओवर लास्ट ईयर 1.5 करोड़ था, वो करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, वेरी गुड। मगर करंट ईयर में भी उसका टर्नओवर 1.5 तक कंपोजिशन स्कीम में रहेगा। अगर उसका टर्नओवर 1.5 को क्रॉस कर गया तो इमीडिएटली वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ जाएगा और अगले साल भी नहीं ले पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो वो भी एक कंडीशन है, ठीक है। अब पॉइंट 2 है, यहां पर वॉलंटरीली
डीलर कहता है सर कंपोजिशन स्कीम मैंने ली थी मगर मेरी सेल कम हो गई क्योंकि जो बायर है वो टैक्स इनवाइस मांगता है बट मैं टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकता, तो सर सॉरी मैं कंपोजिशन स्कीम को छोड़ना चाहता हूं। तो यस, यहाँ वॉलंटरी विड्रॉल हो सकता है। यहां पर हमने क्या पढ़ा था, इसको छोड़ देना, ठीक है। यहां पर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जब कंडीशन ब्रेक हो जाती है, मतलब वो नहीं चाहता बट उसको आना पड़ता है। यहां पर कंडीशंस फुलफिल है, टर्नओवर भी क्रॉस नहीं किया है बट वो कहता है नहीं सर कंपोजिशन स्कीम मैं छोड़ना चाहता हूं, ठीक है। अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इंटेंड्स टू विड्रॉ फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम शेल before the date of such withdrawal file an application form GST CMP 4 duly signed and verified through electronic verification। अच्छा यहाँ डेट क्यों नहीं है बेटा, यहाँ पर तो था कि उससे कंडीशन ब्रेक हो गई, अब उसको 7 दिन के अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा। यहाँ पर तो वॉलंटरी है, कंडीशन कोई है, कंडीशन कोई है, वो खुद चाहता है कि मैं कंपोजिशन स्कीम से बाहर आ जाऊं, तो वो एडवांस में बता देगा सर अगले महीने की 4 तारीख से मैं अगले महीने कि 1 तारीख से मैं नॉर्मल स्कीम में आ जाऊंगा, मैं इस महीने की आखिरी डेट तक कंपोजिशन स्कीम में रहूंगा, मैं इंटीमेट कर रहा हूं अगले महीने की 1 तारीख से मैं टैक्स इनवाइस रेज करना चाहता हूं और मैं कंपोजिशन स्कीम को ड्रॉप करना चाहता हूं। तो यहाँ पर टाइम लिमिट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि कंडीशन ब्रेक नहीं हो रही है, वो जब चाहे बाहर निकल सकता है। हाँ, जिस डेट से वो लेना चाहता है उस डेट से पहले इंटीमेट करना पड़ेगा। अब आ जाइए थर्ड, where the proper officer has reason to believe that registered person was not eligible to pay tax under section 10 or has contravened the provision of the act or provision of this chapter। जहां पर जहां पर डिपार्टमेंट को लगता है कि ये जो डीलर है कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे कर रहा है, या तो इसको कंपोजिशन स्कीम मिलनी ही नहीं चाहिए थी, इसने गलत तरीके से ली है, गलत इंफॉर्मेशन देकर ली है, ठीक है, या इसको पता नहीं था बाय मिस्टेक इसने ले ली मगर इसकी ने कंडीशन फुलफिल नहीं करी, या या उसने कोई कानून तोड़ा है, कंट्रोवेंशन ऑफ द लॉ, उसने कोई कानून तोड़ा है, ठीक है। रीजन टू बिलीव मतलब उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डिपार्टमेंट के पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इस व्यक्ति को स्कीम नहीं मिलनी चाहिए थी, इसको स्कीम मिल गई, या स्कीम मिलनी चाहिए थी मिल गई मगर इसने किसी कानून का उल्लंघन किया है, कानून को तोड़ दिया, देन ही मे इशू अ नोटिस टू सच पर्सन, जिस व्यक्ति को कंपोजिशन स्कीम दी थी उसको नोटिस इशू किया जाएगा, ठीक है, अंडर दिस फॉर्म टू शो कॉज, कारण बताओ नोटिस, शो कॉज नोटिस, SCN इसको कहा जाता है, विद इन 15 days ऑफ रिसीट ऑफ, ठीक है, शो कॉज, यहां तक पहले पढ़ो। तो अगर डिपार्टमेंट को लगता है, रीजन टू बिलीव मतलब देयर शुड बी सम एविडेंसेस, डिपार्टमेंट के पास एविडेंस है व्यक्ति को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलनी चाहिए थी या कंपोजिशन स्कीम मिल तो गई है मगर उसने किसी कानून का उल्लंघन कर दिया है, तो डिपार्टमेंट उसको शो कॉज नोटिस भेजेगा। क्या भेजेगा कि आपकी स्कीम क्यों ना वापस ले ली जाए, एकदम नहीं लेंगे, पहले उसको बताओ, कारण बताओ कि आपको जो स्कीम दी गई है वो हम आपसे वापस क्यों ना ले लें, दिस इज कॉल्ड शो कॉज नोटिस। और शो कॉज नोटिस किस फॉर्म में दिया जाएगा, GST CMP फॉर्म 5, ठीक है। अब डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया, ठीक है, एक मिनट, ये थोड़ी सी लैंग्वेज इन्होंने गड़बड़ करके इंस्टीट्यूट ने, बेटा आप समझिएगा इसलिए मैंने ब्रेक किया था यहाँ पर। अब डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया, डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया विद इन 15 days ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस, जब सप्लायर को वो नोटिस मिला उसके 15 दिन के अंदर उसे जवाब देना होगा। ये थोड़ी सी लैंग्वेज इनकरेक्ट है, ठीक है। तो शो कॉज नोटिस दिया, अब उसके 15 days के अंदर सप्लायर हैज टू रिप्लाई शो कॉज नोटिस, वो अपना जवाब देगा कि सर नहीं, मेरे ऊपर आप ऐसा एक्शन ना लें, मैंने कंडीशन को ब्रेक नहीं किया है, या जो आपके पास एविडेंस है वो गलत है, ठीक है। तो पहली बात समझिएगा, ये 15 दिन के अंदर रिप्लाई कौन करेगा, सप्लायर विल रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस विद इन 15 days ऑफ रिसीट,
ठीक है, 15 नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 15 दिन किसके केस में है? जब नोटिस मिला उसके 15 दिन के अंदर सप्लायर रिस्पॉन्स करेगा कि नहीं सर, प्लीज मेरी कंपोजिशन स्कीम वापस मत लीजिए। अब डिपार्टमेंट, पहले डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस भेजा, जब उनके पास एविडेंस है नोटिस भेज दिया, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब नोटिस मिला उसके 15 दिन के अंदर सप्लायर को अपना जवाब देना पड़ेगा। अब डिपार्टमेंट की बारी है कि वो कैंसिल करें कंपोजिशन स्कीम, शो कॉज नोटिस के का जो जवाब मिला था उसको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें। अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे तो कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू। अगर वो उसके जवाब से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, वो कहेंगे नहीं, हम आपकी कंपोजिशन स्कीम खत्म कर रहे हैं। अब कितने दिन के अंदर उनको ये डिसीजन लेना होगा? अपॉन रिसीट ऑफ द रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस इशूड अंडर सब रूल 4, ठीक है, अपॉन रिसीट ऑफ रिप्लाई टू द नोट शो कॉज नोटिस फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन इन फॉर्म जीएसटी सीएमपी 6। अब ध्यान से समझिएगा, जो शो कॉज नोटिस है, शो कॉज नोटिस बेटा इसका जो फॉर्म है वो है जीएसटी सीएमपी 5, और जो शो कॉज नोटिस का जवाब देना था विद इन 15 डेज, ठीक है, 15 डेज रिप्लाई टू नोटिस टू शो कॉज, ठीक है, ये है जीएसटी सीएमपी 6, ठीक है। ये कितने दिन के अंदर देना होता है? 15 दिन के अंदर देना होता है। अब द प्रॉपर ऑफिसर, मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है, जीएसटी ऑफिसर, ठीक है, शैल इशू एन order in GST form CMP 7 within a period of 30 days from receipt of such reply, either accepting the reply or denying the option to pay under section 10 from the date of option or from the date of event occurring of the contravention as the case may be। in short, ये काट दो पहले तो, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? डिपार्टमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, उस इंफॉर्मेशन के बेस पर डिपार्टमेंट रीजन टू बिलीव, ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव कि इस व्यक्ति को कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलनी चाहिए थी। फर्स्ट इवेंट, अब वो नोटिस इशू करेगा, शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा जो फॉर्म नंबर है 5, ठीक है। नोटिस किसको मिल गया? सप्लायर को मिल गया। अब सप्लायर की बारी। सप्लायर इस नोटिस का जवाब देगा कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। किस फॉर्म में? 6, जीएसटी सीएमपी फॉर्म नंबर 6, ठीक है, मिल गया। अब डिपार्टमेंट के पास जवाब आ गया। अब डिपार्टमेंट उस जवाब से संतुष्ट है तो वो कहेगा ठीक है, आप कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू करें। और अगर वो संतुष्ट नहीं है, ठीक है, वो कहेंगे ठीक है, आप कंपोजिशन स्कीम को छोड़ दो और अब आप नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करेंगे। अब ये जो डिपार्टमेंट जवाब दे रहा है, ठीक है, कि आप जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम कंटिन्यू करें या डिसकंटिन्यू करें, वो कितने दिन के अंदर देना पड़ेगा बेटा? वो देना पड़ेगा 30 डेज के अंदर, जब डिपार्टमेंट को शो कॉज नोटिस का रिस्पांस मिला था, ठीक है। तो शो कॉज नोटिस का रिस्पांस देने का टाइम 15 दिन, एमसीक्यू। शो कॉज नोटिस का रिस्पांस मिलने के बाद उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का टाइम 30 डेज, इसके ऊपर एमसीक्यू। और अब जब डिपार्टमेंट अपना जवाब देगा कि ओके आप कंटिन्यू करिए या डिसकंटिन्यू कीजिए, उसका जवाब जिस फॉर्म में दिया जाएगा वो है जीएसटी सीएमपी फॉर्म नंबर 7। ये आपको याद रखना बेटा। देखें यहां पर एक एक पॉइंट पर आपके पास एमसीक्यू है, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ फॉर्म जो हम पढ़े थे, जो पीछे पढ़े थे, ये उन्हीं को यहाँ पर एट वन प्लेस दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम का कंसेप्ट हमारा खत्म होता है। कंपोजिशन स्कीम का कंसेप्ट हमारा खत्म होता है। अब एक बार पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है कंपोजिशन स्कीम का, उसको एक वाइंड अप करने से पहले रिकॉल करते हैं। नॉर्मल स्कीम, ठीक, ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम सिर्फ गुड्स के लिए है या गुड्स प्लस सर्विसेज के लिए है या केवल रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए है, ठीक है। अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं करता है तो करंट ईयर में सप्लायर जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के लिए जा सकता है। ये ऑप्शनल होती है। 8 स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए जो 1.5 करोड़ वाली लिमिट है वो 75 लाख हो जाती है। ये जीएसटी का हो गया। मैन्युफैक्चर के केस में जो जीएसटी का रेट होगा वो होगा 1%, हाफ एंड हाफ, 1% ऑफ टोटल टर्नओवर। सर्विस रेस्टोरेंट सर्विसेज के केस में होगा 2.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर। मगर ट्रेडर के केस में हाफ प्लस हाफ परसेंट इक्वल टू 1% होता है, ये होता है टैक्सेबल टर्नओवर, ठीक है। अगर मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर
सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है अदर रेस्टोरेंट सर्विसेज, या रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तब वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये फाइनेंस ये 2019 में अमेंडमेंट की गई थी, मगर यहाँ कंडीशन रखी गई है जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू गुड्स के साथ सर्विसेज की कितनी हो सकती है, या रेस्टोरेंट सर्विसेज के साथ अदर सर्विसेज की कितनी हो सकती है। उसका फॉर्मूला क्या था, 10% ऑफ लास्ट प्रीसीडिंग ईयर्स टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब मिनिमम 5 लाख रुपए तक की सर्विसेज आप दे सकते हैं। डन, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद कुछ कंडीशन थी, ठीक है, वो आपको ये रिकॉल करनी है। सर्विस के केस में जो नई स्कीम आई है, सर्विस के केस में जो नई स्कीम आई है, वहां पर टर्नओवर का लिमिट है लास्ट ईयर का 50 लाख, चाहे आप नॉर्मल स्टेट है या स्पेशल कैटेगरी है, वो सिंगल है 50 लाख, और जो जीएसटी का रेट है वो 3+3=6% ऑफ टोटल टर्नओवर। यहाँ पर टोटल टर्नओवर कवर दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये स्कीम थी। रूल्स के ऊपर आने के चांसेस क्वेश्चन थोड़े से कम है, ठीक है। अगेन आई एम मोर इंटरेस्टेड कि एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A के ऊपर पूछेगा, और पूछना चाहिए क्योंकि ये एक न्यू इंट्रोडक्शन है हमारा इस स्कीम में, ठीक है जी। तो स्कीम को अच्छी तरीके से कीजिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन आप एग्जाम में बेटा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।